चलो तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और मैंने कल आपको लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के बारे में बताया था थोड़ा सा। हालांकि मैंने लाइट रिएक्शन के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। मैंने कहा था यहाँ पे आप लोगों को साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है उसको ध्यान रखना है। दूसरा मैंने कहा था डार्क रिएक्शन जो होता है, तो डार्क रिएक्शन मैंने कहा था 3 टाइप से साइकिल होते हैं, C3, C4 और कैम साइकिल। हालांकि मैंने जो आप लोगों को बताया था वो ये बताया था, पूरा एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको इसलिए बार बार बताता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है बच्चों, फोटोसिंथेसिस। बेटा मैंने आपको फोटोसिंथेसिस क्या बताया था, प्लांट खाना बनाते हैं और आपको बताया ग्लूकोज बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर, इन सब की प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप का रिएक्शन होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। जैसे मैंने कहा था एक तो होता है बेटा लाइट रिएक्शन और एक कौन सा होता है, डार्क रिएक्शन। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जो लाइट रिएक्शन होता है वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा मैंने आपको बताया था बेटा, जैसे अगर इसके लिए लाइट रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए। इसके बाद साफ बात करें तो क्लोरोफिल होना चाहिए और बात करें तो क्या होना चाहिए, वाटर। इन तीनों की प्रेजेंस में होता है लाइट रिएक्शन। कौन सा होता है, लाइट रिएक्शन। और मैंने कहा था बेटा अगर हम लाइट रिएक्शन में हमें क्या करना पड़ता है बताओ, एटीपी बनाने होते हैं, एटीपी और NADPH जो यूज होंगे किसमें, डार्क रिएक्शन में। तो मैंने कहा था ये 2 टाइप से बनता है, एक होता है साइक्लिक और एक होता है बच्चों नॉन साइक्लिक। यानी कि एक हम लोग पढ़ते हैं साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन और एक पढ़ते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। मैंने आपसे ये कहा था अगर साइक्लिक की बात करें तो यहां से और दोनों से हमें क्या मिलता है, एटीपी और मिलता है NADPH। और इसका यूज कहां होता है, इसका यूज होगा वो होगा डार्क रिएक्शन में। अगर इसका यूज की बात करें तो वो होगा डार्क रिएक्शन में। और मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि डार्क रिएक्शन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं CO2 फिक्सेशन साइकिल बोलते हैं। और ये प्लांट्स में 3 टाइप से साइकिल होती हैं, जैसे एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल को क्या बोलते हैं बेटा, कैल्विन साइकिल। यानी कि C3 साइकिल होता है, एक होता है C4 साइकिल और एक होता है कैम साइकिल। मैंने आप लोगों से ये बात की थी, मैंने कहा था अगर आप साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, इसमें आप लोग डिफरेंस ही याद कर लेना कि कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। जैसे मैंने कहा था आप लोगों को बताए थे जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। साइक्लिक में क्या होता है, जो एटीपी बनता है, यानी कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, वो साइक्लिक मैनर में होता है। नॉन साइक्लिक में जेड स्कीम बोलते हैं उसको। दूसरा मैंने कहा था यहाँ पे साइक्लिक में वाटर स्प्लिटिंग नहीं होता है और नॉन साइक्लिक में होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन लिबरेशन भी नहीं होता है साइक्लिक में और नॉन साइक्लिक में होता है। ये कुछ डिफरेंस थे जो आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपसे कहा था डार्क रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या बनता है, ग्लूकोज। क्या बनता है, और यहाँ पे यूज क्या होता है, CO2। क्या होता है बच्चों, CO2 यूज होता है और इसमें बनता क्या है, ग्लूकोज। तो हम लोगों ने साइक्लिक पढ़ लिया था, नॉन साइक्लिक पढ़ लिया था। और इसके बाद मैं आपको कल पढ़ा रहा था C3 और C4 साइकिल में डिफरेंसेस। मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आपको अगर समझ में आ गया कि C3 साइकिल और C4 साइकिल, C3 को हम लोग बोलते हैं कैल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। और C4 को हम लोग बोलते हैं हैच एंड सिलेक्ट पाथवे। हैच एंड सिलेक्ट पाथवे इसको बोलते हैं। और मैंने कहा था यहां से क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो भी मैंने कल आपको समझाए थे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा समझ लेते हैं फिर से। मैंने आप लोगों को ये बताया था बेटा अगर हम ग्लूकोज फॉर्मेशन की बात करें कौन कौन सी साइकिल होती है, तो यहाँ पे CO2 यूज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं। ये जो C3 होती है 80% प्लांटों में होती है, ये 15% प्लांटों में और ये 5% प्लांटों में। ये मैं आपको सब बता चुका हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें अगले, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था अगर हम सबसे पहले C3 साइकिल की बात करें, किसकी बात करें, या हम बात करें कैल्विन साइकिल की, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो C3 साइकिल होता है ये कौन सी सेल में होता है, मीजोफिल सेल में। कौन सी में होता है, ये होता है मीजोफिल सेल में।
और बेटा मेसोफिल सेल में होता है, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा था यहाँ पे 3 स्टेप में होता है। पहला जो होता है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने कहा था 5 कार्बन कंपाउंड होता है, एक RUBP। क्या होता है, RUBP होता है। और RUBP क्या करता है, CO2 को रिसीव करता है। और एंजाइम कौन सा होता है, रुबिस्को। कौन सा होता है बच्चों, एंजाइम होता है रुबिस्को। और रुबिस्को होता है तो क्या बनाता है, यहाँ बनाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन। और इसके कितने मॉलिक्यूल बनाता है, 2। ये होता है तुम्हारा कार्बोक्सिलेशन, ध्यान रखना है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, दूसरा होता है रिडक्शन। और रिडक्शन में सिंपल सा मैंने कहा था कि यहाँ पे एसिड जो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, कि क्या होता है, एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, एल्डिहाइड में होता है। तो एसिड कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में। और मैं सिंपल सा बोल सकता हूं कि यहाँ पे 2 NADPH खर्च होते हैं और 2 ATP, ठीक है। और तीसरा हमने जो बात की थी वो ये की थी, तीसरा जो होता है वो क्या होता है, रीजनरेशन। क्या होता है, और रीजनरेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें RUBP बनाते हैं हम लोग द्वारा से। और द्वारा से अगर हम RUBP बनाएंगे, रीजनरेट करेंगे, तो मैंने कहा था यहाँ भी आपको कितना होगा, 1 ATP खर्च होगा। तो बेटा मैंने आपको कहा था ये C3 साइकिल होती है। एक बात मैंने आपको साथ में ये बताई थी, मैंने कहा था रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम होता है जो अगर CO2 के मॉलिक्यूल ज्यादा हुए तो वो CO2 के साथ बाइंड करेगा, मतलब करवाएगा, सही है, RUBP को। और अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा हुए तो वो क्या करवाएगा, ऑक्सीजन को बाइंड करवा देगा। और मैंने कहा था बेटा अगर ये बात हम लोग इस साइकिल क्यों कर रहे हैं, जैसे ग्लूकोज बनाए प्लांट, क्या बनाए, ग्लूकोज बनाए, और अगर वो CO2 को बाइंड ही नहीं करवाएगा तो फायदा क्या निकलेगा। तो मैंने कहा था क्या बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। और उसमें क्या होता है, वो वेस्टफुल प्रोसेस होता है पूरी तरीके से, और वहां पे ATP NADPH खर्च हो जाते हैं और ग्लूकोज भी नहीं बनता है। अगर मान लो ये C3 साइकिल इन प्लांट्स में चल रही है, कौन साइकिल चल रही है, C3। अगर ये C3 साइकिल इन प्लांट में चल रही है, अगर मान लिया कि 1000 मॉलिक्यूल किसके हैं, ऑक्सीजन के, और 500 किसके हैं, CO2 के, तो वो बताओ किसको बाइंड करवाएगा, ऑक्सीजन को। और मैं ऐसे कह दूंगा कि RUBP के साथ जो जुड़ता है वो क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, और वो बनेगा क्या, फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बनेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। और बेटा ये फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड होता है और ये कोई काम का नहीं होता, सही है, वेस्ट पे होता है, प्रोसेस होता है, क्योंकि प्लांट को तो ग्लूकोज बनाना था और ग्लूकोज नहीं बन रहा यहाँ पे। और ये बिल्कुल वेस्टफुल प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, तो इन प्लांट्स में यही लॉस होता है कि ये प्रोसेस करने लगते हैं फोटो रेस्पिरेशन, और इससे प्लांट को क्या होता है, नुकसान होता है। लेकिन C4 प्लांट में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता है C4 में, और C3 में क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि रुबिस्को कैसा है बेटा, फ्रेंडली टाइप का है। अगर इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा हुआ तो ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएगा, और CO2 ज्यादा हुआ तो CO2 से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर ये ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो हमेशा फोटो रेस्पिरेशन करेगा प्लांट, और फोटो रेस्पिरेशन करेगा तो इसका मतलब ये है ग्लूकोज तो नहीं बनेगा, और साथ में ATP लाइट एक्सचेंज से जो NADPH बने हैं वो भी क्या हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। क्या फायदा निकलेगा, समझ गए आप लोग। लेकिन C3 जाके समझ गए, मेसोफिल सेल में होता है, 3 स्टेप में होता है। अब मैंने एक चीज आपको कल समझाई थी, मैंने कहा था बेटा वो ऐसे पूछ सकता है आपसे कि बताओ कितने ATP और यहाँ पे कितने NADPH खर्च हो रहे हैं, तो आप जो कैसे बताओगे। मैंने कहा था अगर वो बात कर रहा है 1 CO2 की, क्योंकि एक बार में एक ही तो फिक्स हो रहा है, तो 1 CO2 की बात करेगा तो मैंने कहा था आप लोग ध्यान रखना 3 ATP और 2 NADPH खर्च हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। और मैंने कहा था अगर वो कहने लगे 1 ग्लूकोज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अगर वो 1 ग्लूकोज की बात कर रहा है, तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो साइकिल चलता है, देखो एक बार में 1 कार्बन फिक्स होगा, तो और ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। इसका मतलब एक साइकिल कितनी बार चलेगा, 6 बार। और 6 बार चलेगा तो हम क्या करेंगे, इनको 3 ATP और कितना 2 ATP, इनको 6 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आएगा वो 18 ATP और कितना आएगा 12 NADPH। ये होता है खर्च एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, किसमें, C3 साइकिल में। सबको क्लियर हुआ C3 साइकिल, बताओ किसी भी डाउट तो नहीं है।
इसको हम लोग बोलते हैं केल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं? तो ऐसे बोल सकते हो कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए केल्विन साइकिल कितने टाइम चलती है? 6 टाइम। कितने टाइम चलती है? 6 टाइम। समझ गए सब बच्चे? अब मैंने कहा था साथ में मैंने आपको C4 साइकिल के बारे में इसलिए बताया था जिससे आपको क्लियर हो जाए कि C4 और C3 में डिफरेंस क्या होता है। देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है वो भी समझते हैं। दूसरा बेटा C4 प्लांट क्यों एडवांस है इतने ज्यादा? क्यों C4 प्लांट ज्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते हैं? क्योंकि उन्हें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, पहली बात। दूसरा क्या होता है, उनमें एक एनाटॉमी होती है, इसे बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? दूसरा आपको ध्यान रखना है C4 साइकिल में, हालांकि एक बात ध्यान रखना, ग्लूकोज हमेशा ऑलवेज किस साइकिल से बनता है? C3 साइकिल से ही बनता है। अगर हम यहाँ C4 साइकिल की बात करें, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा आपसे C4 साइकिल की, हम बात करें यहाँ पे C4 साइकिल की, तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं हैच एंड सेलेक्ट पाथवे। क्या बोलते हैं? हैच एंड सेलेक्ट पाथवे, इसको ये बोल सकते हैं हम लोग। और बेटा हैच एंड सेलेक्ट पाथवे की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था ये प्लांट के लिए एडवांस होता है, भाई अच्छा फीचर है, क्योंकि यहाँ पे एक एनाटॉमी होती है लीफ के साथ, जिसे बोलते हैं हम लीफ के पास, जिसे बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है कि C4 में फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता है, उनके पास होता है क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी का सिंपल सा ये मतलब होता है कि इनके पास, वहां पे देखो ग्लूकोज बन रहा था खाली मेसोफिल सेल में, लेकिन यहाँ दो टाइप के सेल होते हैं। यहाँ ग्लूकोज बनता है बंडल सी सेल में। कैसे बनता है? यहाँ मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो होता है मेसोफिल सेल, कौन सा होता है बेटा, और साथ में होता है बंडल सी सेल। मैं मान लेता हूं ये वाला कौन सा है? मेसोफिल सेल है, और ये वाला कौन सा है बच्चों? बंडल सी सेल है। ठीक है, अब आप लोग देखो ये फायदा क्यों है? इसलिए फायदा है, बंडल सी सेल जो होते हैं वो गैस के लिए इम्परवियस होते हैं। कैसे होते हैं? गैस के लिए इम्परवियस, मतलब ऑक्सीजन भी यहाँ पे नहीं आएगा और CO2 भी यहाँ पे नहीं आएगा। हम CO2 को यहाँ लेके आना है, हमें लेके तो आना ही है, तो हम लेके आएंगे मैलिक एसिड की फॉर्म में, एसिड की फॉर्म में लेके आएंगे चुपके से। हम लोग इस फॉर्म में लेके नहीं आएंगे, समझ गए? अब सिंपल सा मतलब है क्यों लेके आ रहे हैं उसको, क्योंकि बेटा अब यहाँ CO2 नहीं आएगा तो साथ में ऑक्सीजन भी तो नहीं आएगा, और ऑक्सीजन नहीं आएगा तो ये तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये प्लांट क्या नहीं करेगा? फोटो रेस्पिरेशन। क्योंकि रिवर्स को हमने कहां छिपा दिया? बंडल सी सेल में। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इस साइकिल समझते हैं। CO2 आया, क्या आया बच्चों? यहाँ देखो ये CO2 आया, यहाँ जो वहां किसने रिसीव किया था? REBP ने, और यहाँ कौन करता है? PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और ये क्या बनाता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये 3 कार्बन होता है, तो ये कितना कार्बन? एक CO2 आया तो कितना हो जाएगा? 4 कार्बन, इसीलिए इसको बोलते हैं C4 साइकिल। और यहाँ जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? पेप्को। पेप्को, ध्यान रखना, सही है। दूसरा आपको ध्यान रखना है बेटा, यहाँ से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या बनता है? मैलिक एसिड। क्या बनता है? हालांकि कुछ जगह लिखा होता है एस्पार्टिक एसिड। और यहाँ पे मैलिक एसिड की फॉर्म में यहाँ आया अंदर, ये क्या है बताओ? मैलिक एसिड है, कोई CO2 की फॉर्म तो ना आ रहा है। अब मैलिक एसिड की फॉर्म में आया यहाँ पे बेटा, अब CO2 यहाँ दे देता है, ये डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, और डीकार्बोक्सिलेशन, और ये बनता क्या है? पायरुविक एसिड। क्या बनता है? ये बन गया पायरुविक एसिड। और बच्चों पायरुविक एसिड बन गया तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, अब ये CO2 से कौन सा क्या होगा? C3 जो अभी हुआ था, क्योंकि रुबिस्को यहाँ पे होता है, कौन सा होता है? रुबिस्को यहाँ बैठा है दुबके छुपके, और मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अब फिर से क्या होगा? C3 साइकिल, जो अभी हमने पढ़ा था पूरा वही होगा, और क्या बनाएगा? ग्लूकोज। समझ गए? और ये पायरुविक एसिड फिर से रीजनरेट होगा, और क्या बनाएगा? पैप। ये कौन सा एसिड है? पायरुविक एसिड। और बेटा ये क्या बनाएगा? पैप बनाएगा, और इसको बोलते हैं हम लोग रीजनरेशन। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे रीजनरेशन में क्या खर्च होता है? 2 ATP यहाँ खर्च होते हैं, 2 ATP कन्वर्ट होते हैं 2 ATP में। समझ गए? अब बेटा आप लोग बताओ, ये समझ गए साइकिल? बताओ कैसे होती है? ग्लूकोज तो हमेशा C3 साइकिल से बना है ना, ग्लूकोज कैसे बना है? C3 साइकिल से। बस यहाँ पे C4 में इतना एडवांस होता है प्लांट के लिए। पहला क्या होता है एडवांटेज?
कि रोइस को हमने कहाँ ले आए, बंडल सी सेल में। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तीसरा ये होता है कि यहाँ एटीपी ज्यादा खर्च होते हैं, लेकिन ये प्लांट के लिए क्या है, एडवांटेज है कि वहां पे 2 साइकिल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, क्रेंज एनाटॉमी। समझ गए बात। अब दूसरा हम लोग काउंट कर लेते हैं एटीपी वगैरह का। तो देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ देखूं तो देखो आप लोग, जैसे कि अगर हम देखें तो मैंने कहा था अगर एक CO2 फिक्स होगा, कितना होगा, तो आप लोग बताओ। देखो यहाँ हमने कितने एटीपी खर्च किए थे C3 में, बताओ 3 किए थे ना, 3 किए थे, तो 3 एटीपी वैसे होंगे, और उसके 2, तो साथ में कितना हुआ है, 5 एटीपी, और NADPH तो उतनी ही है, 2 NADPH। अब बेटा अगर वो एक ग्लूकोज की बात करेगा तो आप क्या बताओगे, एक ग्लूकोज की अगर बात करेगा वो, तो आप लोग समझ सकते हो 6 टाइम चलेगी, इंटू 6 टाइम करना पड़ेगा आपको, तो यानी कि आ जाएगा ये 5 इंटू 6 एटीपी, सॉरी 5 एटीपी इंटू 6, तो कितना आ जाएगा 30 एटीपी, और साथ में अगर हम NADPH की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 NADPH इक्वल टू 6, तो आ जाएगा 12 NADPH, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 30 एटीपी खर्च होते हैं और 12 क्या होते हैं। ये था तुम्हारा C3 और C4 साइकिल। अच्छा, कैम साइकिल को यही समझ लेते हैं। देखो कैम साइकिल में खाली इतना डिफरेंस होता है, आपको पता होगा बेटा, कैम साइकिल में जिस प्लांट में होती है वो प्लांट कौन से होते हैं, जो मरुस्थल में रहते हैं, जैसे नागफनी हो गया, तो वहां उल्टा सिस्टम होता है, वहां दिन में स्टोमेटा क्या रहता है, क्लोज, और रात में क्या होता है, ओपन। हमारे यहाँ क्या होता है, दिन में ओपन और रात में क्लोज। तो वहां पे क्या होता है कि रात में ही प्लांट क्या करता है, CO2 को मैनिक एसिड की फॉर्म में वैक्यूल में स्टोर कर लेता है, और जब दिन निकलता है तो फिर से वही फॉर्मेशन करने लगता है। समझ गए आप लोग। इतना डिफरेंस होता है खाली किसमें, कैम साइकिल में, खाली दिन और रात का, और बकाया सेम टू सेम बिल्कुल ऐसी होती है। बात समझ गए आप लोग। बताओ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि C3 और C4 साइकिल में क्या डिफरेंस होते हैं, तो आप लोग बता नहीं पाओगे क्या? सारे बता दोगे? भाई C3 खाली मेसोफिल सेल में हो रहा है, C4 दोनों सेल में हो रहा है, मेसोफिल और बंडल सी सेल। C3 में जो CO2 फिक्सेशन एक बार हो रहा है, यहाँ पे कितनी बार हो रहा है, 2 बार। C3 में फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, वहां पे प्रोसेस नहीं था। दूसरा यहाँ पे 2 एंजाइम में, पेप्को और रोबिस्को, और वहां पे खाली रिबिस्को। मतलब आप वहां पे एटीपी खर्च कितने हो रहे हैं, 18, और यहाँ कितने हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं ना। और वहां पे जो हम बोल सकते हैं NADPH कितने खर्च हो रहे हैं, 12, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 12। तो आप लोग बहुत सारे डिफरेंस बता सकते हो। दूसरा क्या है, ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर जाएंगे, वो प्लांट नहीं कर पाएंगे। ये इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ज्यादा होता है और उनका क्या होता है, कम। तो बहुत सारे डिफरेंस है जो आप लोग आराम से बता सकते हो। तो ये कल मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ये खाली रिवीजन करवाया था जिससे आपको ध्यान आ जाए कल हमने क्या पढ़ा था। क्लियर हुआ? ये किसी को लिखना तो नहीं है? नहीं सर। चलो तो हम लोग फिर किताब पढ़े, बताओ, क्योंकि हम लोगों ने किताब भी तो नहीं पढ़ा, तो हटा दूंगे। ठीक, तो हम लोगों ने बच्चों कहां तक पढ़ लिया, बताओ? साइक्लिक नॉन साइक्लिक पढ़ लिया था ना, ये तो पढ़ चुके हम लोग। ये भी पढ़ लिया कि कीमोस्मोटिक ऑक्सीडेशन, एटीपी और एडीपी यूज कहाँ होते हैं, यहाँ से पढ़ना है। अच्छा, यहाँ से पढ़ना है ना। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, एक करके सब कुछ समझेंगे, और यहाँ पे आपको एक करके ये पढ़ाया जाएगा, प्राइमरी CO2 रिसेप्टर कौन सा है, केल्विन साइकिल क्या है, सब पढ़ेंगे, ठीक है। अरे यार, हाँ ओके बात, ओके बात। अबे ये क्या हो रहा है, हम तो एमसीक्यू से फाइट कर रहे थे और अरिजित में फाइट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, हटा रहा है, क्या हो रहा है? बिना देखे बोल दिया हेलो देखो, तो हम लोग समझते हैं बेटा, बोलो मत कोई भी, एटीपी NADPH यूज कहाँ होते हैं? वैसे आपको तो पता ही कहाँ होते हैं, बताओ। डार्क फ्रिक्शन में,
तो ये डार्क रिएक्शन की बात करेगा, तो आप लोग एनसीईआरटी निकालो, समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, कह रहा है बी लर्न दैट द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या था बताओ, एटीपी और एनएडीपीएच। कह रहा है एंड क्या था, ऑक्सीजन। तीन चीजें मिली थी ना, एक तो मिला था एटीपी, एक मिला था एनएडीपीएच, दूसरा क्या मिला था, तीसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ गया था, एटमॉस्फेयर में, और एटीपी और एनएडीपीएच किसने खर्च कर लिया था, डार्क रिएक्शन में होगा। कह रहा है these O2 diffuse out of the chloroplast while ATP and NADPH are used to drive the process leading to the synthesis of food, यानी ग्लूकोज बनाने में। मोर एक्यूरेटली हम लोग बोल सकते हैं शुगर बनाने में। शुगर क्या है, ग्लूकोज। सही है, यही तो रीजन है बेटा, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा, जैसे बहुत से पुराने लोग कहते हैं कि रात में प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए, उसका रीजन यही होता है क्योंकि प्लांट दिन में लाइट रिएक्शन करता है, और दिन में अगर लाइट रिएक्शन करेगा इसका मतलब ऑक्सीजन रिलीज कब करेगा, दिन में ही करेगा, और रात में अगर लाइट रिएक्शन नहीं करेगा तो रात में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा। अब दूसरी बात, तभी तो आपने देखा होगा, आप किसी बाग वगैरह में जाओगे जहाँ बहुत सारे प्लांट लगे हों, तो आप देखोगे वहां पे कि आपको दिन में तो बहुत अच्छा लगेगा, हवा लगेगी, आपको कूलिंग इफेक्ट होगा ना, बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आप रात में चले गए तो आपको वहां गर्मी लगेगी और मच्छर तो खा जाएंगे, वाला बात कहते। लेकिन मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि उसमें क्या होगा, रात में क्या होगा कि आपको गर्मी लगेगी, आपको लगेगा घुटन सी मच रही है, यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहे सही से। कभी यहाँ गए हो तो आपको पता होगा ये चीज। तो इसका रीजन यही है क्योंकि प्लांट रात में लाइट रिएक्शन नहीं करता है, तो ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं करेगा। और पहली बात तो रात में स्टोमेटाइन क्लोज जाते हैं। अगले देखो, कह रहा है बेटा दिस इज द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। बायोसिंथेटिक का मतलब सिंपल सा यहाँ पे क्या बनेंगे, हम ग्लूकोज बनाएंगे। कह रहा है दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये क्या डायरेक्टली डिपेंडेंट है क्या लाइट रिएक्शन पे? नहीं, इनडायरेक्टली, क्योंकि पहले लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड है, ना कि लाइट रिएक्शन पे। बोथ, हाँ, तो कह रहा है ना कि लाइट पे, बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। तो आप लोग ध्यान रखना, डार्क रिएक्शन हमेशा किस पे डिपेंड रहता है, एटीपी और एनएडीपीएच, जो प्रोडक्ट किसके हैं, लाइट रिएक्शन के। कह रहे एटीपी एंड एनएडीपी लिखा भी है। Besides CO2 and H2O, you may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after light become unavailable, the biosynthetic process continue for some time and then stop. If then light is made available, the synthesis start again. अब यहाँ पे सिंपल सा ये कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि कैन यू हेंस से दैट कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज एज द डार्क रिएक्शन इज अ मिसनोमर डिस्कस द अमॉन्ग्स्ट योरसेल्फ। आप लोग बताओ, डार्क रिएक्शन को हम लोग ये नहीं कह सकते कि रात में होती है। मैंने एक बात तो सोचो आप लोग, लाइट रिएक्शन तो हम इसलिए बोल रहे हैं, चलो लाइट डिपेंडेंट है। डार्क रिएक्शन हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लाइट रिएक्शन होगी तब होगी डार्क रिएक्शन। अब मान लिया लाइट अवेलेबल है, अच्छी खासी लाइट है, तो प्लांट क्या करेगा, पहले लाइट रिएक्शन, और उसके बाद जब लाइट चली जाएगी तो क्या करेगा, डार्क रिएक्शन। ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले डार्क रिएक्शन कर लेगा उसके बाद लाइट रिएक्शन करेगा, क्योंकि भाई पहले प्रोडक्ट होना चाहिए ना। तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। अगले कह रहे हैं, देखो, कैन बी हेंस से दैट कॉलिंग द, ये तो पढ़ लिया। लेट अस नाउ सी हाउ द एटीपी एंड एनएडीपी आर यूज्ड इन द बायोसिंथेटिक फेज। बी saw earlier that CO2 is combined with H2O to product क्या बनता है, ग्लूकोज और शुगर। इट वाज इंटरेस्ट to scientists to find out who this reaction proceed, or rather what was the first product formed when CO2 is taken into a reaction or fixed। तो साइंटिस्ट को ये पता लगाने में बहुत टाइम लगा था कि डार्क रिएक्शन कैसे होता है, यानी कि ग्लूकोज कैसे फॉर्मेशन होता है, या मैं बोल सकता हूँ कि एटीपी एनएडीपी जो लाइट रिएक्शन से बन रहे हैं वो कैसे यूज होते हैं। देखो एक बात और सुनो आप लोग, सिंपल सा ये है कि चलो मान लिया कि फोटोसिंथेसिस डिस्कवर हुआ कि फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं, लेकिन अब ये तो सबको पता लग गया कि लाइट की प्रेजेंस में प्लांट कर रहा है, तो उनको ये पता था कि लाइट आती है प्लांट खाना लेता है, लेकिन लाइट के खाली लाइट की प्रेजेंस में नहीं कर रहा है, लाइट रिएक्शन से तो एटीपी एनएडीपी बना रहा है खाली, उसके बाद क्या बना रहा है, डार्क रिएक्शन कर रहा है, तब CO2 को यूज कर रहा है, और क्या बना रहा है, ग्लूकोज। अगर आपसे कोई ये कहे कि बताओ डार्क रिएक्शन में प्लांट को क्या क्या चाहिए, तो आप क्या ऑप्शन दोगे, एटीपी, एनएडीपीएच और CO2। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि बताओ लाइट रिएक्शन में प्लांट को क्या क्या चाहिए, तो आप क्या होगे, हाँ, सनलाइट, क्लोरोफिल और H2O। ठीक है, बनाता क्या है, तो डार्क रिएक्शन में क्या बनाता है, ग्लूकोज, और लाइट रिएक्शन में क्या बनाता है, एटीपी और, बल्कि तो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो इतना सिंपल सा क्वेश्चन, बच्चे हालांकि गलत भी कर देते हैं इसको,
जैसे उन्होंने कह दिया कि तो लाइट एक्शन का चाहिए, बच्चे जल्दीबाजी में CO2 भी लगा देते हैं, लेकिन CO2 किसमें चाहिए होता है? डार्क एक्शन, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगले लोग क्या कह रहे हैं, क्या जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड अमंग द सेवरल एफर्ट to put radioisotope to beneficial use, the work of Melvin Calvin is exemplary. The use of radioactive carbon-14 by him in algal photosynthesis. The study led to the discovery that the first CO2 fission product कौन सा था? 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड था। बेटा ये कह रहा है कि कैल्विन मेल्विन थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद रेडियो आइसोटोप पे वर्क कर रहे थे, ठीक है, काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट है वो CO2 को एक्सेप्ट करके जो फर्स्ट कंपाउंड बना रहा है वो क्या बना रहा है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन होता है? 3 कार्बन। और वो किस पे कर रहे थे? एल्गल फोटोसिंथेसिस। ये भी ध्यान रखना है आपको, एल्गी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उस पे कर रहे थे। अगले कह रहा है बेटा बाजा 3 कार्बन कौन सा, ये बताओ कौन सा प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या होगा? PGA। कौन सा होगा? PGA, 3 कार्बन। कह रहा है ही आल्सो कंट्रीब्यूट टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे, हेंस इट वाज कॉल्ड, इन्होंने क्या बोला उसको? यानी कि इन्होंने अपने नाम पे रख दिया। इनका नाम तो क्या था? मेल्विन कैल्विन, और इन्होंने साइकिल नाम क्या रख दिया? कैल्विन साइकिल। कह रहा है द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई वाज, इन्होंने क्या देखा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको? PGA। अब बेटा आप लोग बताओ, सिंपल सा ध्यान रखना बेटा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है कि C3 में फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बनता है, C4 में कौन सा बनता है, C3 में कौन सा CO2 एक्सेप्टर होता है पहला, C4 में कौन सा CO2 एक्सेप्टर होता है पहला। आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे कौन होता है? IUP पहला जो, दूसरा C4 में कौन होता है? PEP। वहां बनता कौन सा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और यहाँ क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अगले कह रहे बेटा साइंटिस्ट आल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल प्लांट, क्या सारे प्लांट PGA बनाते हैं? नहीं। तो कह रहे हैं एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन, और कह रहा है whether any other product was formed in other plant, experiment conducted over a wide range of plant led to the discovery of another group of plant, जहां पे उन्होंने क्या देखा कि CO2 फिक्सेशन हो रहा है, लेकिन वहां प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 4 कार्बन कंपाउंड, और जो कॉज क्या था? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये 4 कार्बन है, इसीलिए इनको बोल दिया C4 साइकिल। और जिन प्लांट्स में C4 साइकिल होता है उनमें क्या बोल दिया प्लांट को? C4 प्लांट। और C3 साइकिल जिसमें होता है उन्हें क्या बोल दिया? C3 प्लांट। समझ गए? Since then CO2 assimilation during photosynthesis was said to be 2 main types, those plant in which the first product CO2 fixation C3, तो उनको हमने क्या बोल दिया? C3 पाथवे, और जो बना रहा है C4 ऑक्जेलो एसिड उसको क्या बोल दिया? C4 पाथवे। These two group of plants show their other associated characteristics that will be discussed later, हम लोग बाद में बात करेंगे। तो साइंटिस्ट ने सिंपल सा देखा कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है, अगर 3 कार्बन बन रहा है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो उसको हमने क्या बोल दिया? C3 पाथवे। और जो प्लांट फर्स्ट कंपाउंड क्या बना रहा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कितने कार्बन है? 4 कार्बन, तो उसको हमने बोल दिया C4 पाथवे। सिंपल सा है, ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक। अगले बेटा कह रहा है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, तो मैंने आपको बार बार बता दिया है, बताओ कौन कौन होता है? C3 में कौन होता है? RUP, और C4 में PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है। बस इतना आप लोगों को पता है बहुत चीजें, तो आप लोग कोई गलती नहीं करोगे। बताओ इसमें आप लोग क्या पैटर्न लग रहा है? अब भी पैटर्न लग रहा है कि मैं बार बार वही चीज हो रहा हूँ, बार बार डेली में आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, तो इसका मतलब गलत नहीं होना चाहिए। देखो कह रहा है लेट अस नाउ आस्क आवरसेल्फ अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय द साइंटिस्ट हु वर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द डार्क फिक्शन, हाउ मेनी कार्बन एटम वुड अ मॉलिक्यूल हैव which after accepting fixing CO2 would have 3 कार्बन of PGA। एक बात सुनो आप लोग, साइंटिस्ट बहुत ज्यादा चक्कर में ये थे कि देखो RUP कितने कार्बन है? 5 कार्बन, और जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने कार्बन है? 3 कार्बन। अब साइंटिस्ट चक्कर में थे, फिर और कार्बन कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि 5 कार्बन जब RUP है, एक CO2 का कार्बन आ गया, कितने कार्बन हो गए? 6। बनना कितने कार्बन चाहिए था? 6, लेकिन बन कितने कार्बन रहे? 3। फॉस्फोग्लिसराइड 3 कार्बन होता है। अब वो साइंटिस्ट इस चक्कर में थे ये कैसे हो सकता है, तो इसको समझने में बहुत सारा टाइम लगा, और बाद में पता लगा कि 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, लेकिन उसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल। कितने बनते हैं? 2, यानी कि 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो इसका मतलब कितने कार्बन हो जाएगा? 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, कितने जाएंगे टोटली? 6 कार्बन। तो कह रहा है द स्टडी वाज वेरी अनएक्सपेक्टेडली सो दैट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कितने कार्बन था? वही लिखा हुआ है यहाँ पे 5 कार्बन। कितने कार्बन था बेटा? 5 कार्बन था। कीटोन शुगर जिसे बोलते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट RUB,
बीपी। आप लोग फुल फॉर्म ध्यान रखना, कहीं याद कर लो RUBP बस। उसने जरा में ये पूछ लिया RUBP फुल फॉर्म बताओ, तो तुम कहो यार RUBP बताओ, लेकिन फुल फॉर्म नहीं पता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिंपल से फुल फॉर्म पूछ लेता है वो, और वहां पे बच्चे फंस जाते हैं। जैसे वो पूछ ले बताओ रोबिस्को की फुल फॉर्म बताओ, अब अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, मुझे पता है बहुत बच्चों नहीं पता होगा, लेकिन रोबिस्को हम जानते हो क्या है, एंजाइम है एक जो क्या करवा रहा है, प्रोसेस करवा रहा है। आपको पता होगा रोबिस्को सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एक प्रोटीन है पूरे हमारे उसमें बायोस्फीयर में, क्योंकि रोबिस्को सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, हाँ मोस्ट अबंडेंट। अगले पढ़ेंगे भी। कह रहा है डू नॉट वरी, द साइंटिस्ट आल्सो टुक अ लॉन्ग टाइम एंड कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट टू रीच दिस कंक्लूजन। दे आल्सो बिलीव दैट सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज C3 एसिड, the primary receptor would be 2 carbon compound. They spent many years trying to identify 2 carbon compound before they discovered the 5 carbon RUBP. तो साइंटिस्ट को कई सारे लग गई, उन्होंने पहले ही सोचा था कि जो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है वो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और इसीलिए वो उलझे रहे उसमें, और एक कार्बन लेके कितना बन गया, 3 कार्बन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन ऐसा नहीं था, वो कितने कार्बन था RUBP, 5 कार्बन, बस 5 और 6 कार्बन, यानी कि 3 कार्बन कितने बन रहे थे, 2 मॉलिक्यूल। समझ गए? तो ये काफी सारे लगी साइंटिस्ट को समझने में। अब हम लोग आते हैं बेटा, आपको केल्विन साइकिल बहुत आसान हो गया होगा, अब हम लोग पढ़ते हैं केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल में 3 स्टेप्स होती हैं। ये है तुम्हारी केल्विन साइकिल, जहां पहला स्टेप कौन सा है, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा क्या है, रिडक्शन, और तीसरा क्या है, रीजनरेशन। समझ गए? तो यहाँ देखो पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, समझ तो आपको मैंने फंडा तो पूरा दिया है, क्योंकि मैंने कहा था कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, पीजीए का बनना, RUBP सेट करता है CO2 को, किसकी प्रेजेंस में, रोबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एसिड से एल्डिहाइड बनना, और रीजनरेशन का मतलब फिर से RUBP का फॉर्मेशन होना, जिससे साइकिल लगातार चलता रहे। अब देखो यहाँ पे बेटा कह रहे हैं केल्विन एंड हिज कोवर्कर then work out the whole pathway and show that the pathway operate in a cyclic manner. The RUBP कौन बोल रहा था, RUBP लिखा है साथ में, क्या कर रहा था, रीजनरेट, मतलब द्वारा बन रहा था, द्वारा साइकिल को करवा रहा था। आपको पता है एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी बार साइकिल चलता है, 6 बार। ये सब बातें रट लो बेटा एकदम से करें, ये ऐसा नहीं कोई ट्रिक बनाऊंगा कि मैं आपको ध्यान रखना है कि 6 बार चलेगी साइकिल, भाई ये तो ऐसी बात है, याद कर लो बस एक बार में कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए केल्विन साइकिल में चलता है 6 बार। सही है? अगले क्या कर रहे हैं, देखो let us now see how the Calvin pathway operate and where the sugar is synthesized. Let us at the outset understand very clearly that the Calvin pathway occurs in all photosynthetic plant. It does not matter whether they have C3 or C4. आप तो बताओ क्या कैल्विन साइकिल हर प्लांट में नहीं होता है, होता है भाई, C4 प्लांट में भी तो C3 पाथवे हो रहा था बंडल सेल में, बताओ मैंने बताया नहीं बताया था, C4 में C3 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। खाली ऐसा नहीं कि C4 में C4 हो रहा है अलग, लेकिन ग्लूकोज मैंने कहा है हमेशा ही C3 पाथवे से बनता है। इसका मतलब साफ साफ कह रहा है कि कैल्विन साइकिल हर प्लांट में होगा, चाहे वो C3 प्लांट हो, चाहे वो C4 प्लांट हो, चाहे वो कैम प्लांट हो, यानी कि C3 कैल्विन साइकिल, क्योंकि ग्लूकोज बनेगा वो कैल्विन साइकिल से बनेगा, ठीक है। वो तो जो C4 पाथवे एक्स्ट्रा चीजें बन रही है, मैलिक एसिड बन रहा है, वो तो खाली बंडल सेल में CO2 को लाने का तरीका है, जिससे फोटो रेस्पिरेशन प्लांट ना करे। समझ गए? अब देखो अगले, तो कह रहा है बेटा फॉर एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द केल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब अंडर दीज 3 स्टेज। पहला कौन सा है, अब तो मैं इतनी बार बता दूंगा आपको, रट गया होगा, पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा, तो पहला स्टेप कौन सा है, कार्बोक्सिलेशन। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 into a stable organic intermediate. Carboxylation is the most crucial step of the Calvin cycle where CO2 is utilized for the carboxylation of RUBP. This reaction is catalyzed by the enzyme कौन सा होता है, अब देखो सुबह RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसका पूरा नाम ये होता है इसको हुआ, लेकिन यहाँ CO2 को फिक्स करना है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, खाली कार्बोक्सिलेज। समझ गए? अगले क्या है बेटा, which result in the formation 2 molecules of 3 PGA, कितने बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल किसके, PGA के। और कह रहा है since this enzyme also have an oxygenation activity it would be more correct, हम इसको बोलते हैं call it RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। आप फुल फॉर्म देख लो एक बार, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग रोबिस्को। C से क्या होता है, कार्बोक्सिलेज, और O से क्या होता है, अगर ये ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो ऑक्सीजनेज, और कार्बन से करेगा तो कार्बोक्सिलेज। समझ गए? तो ये एंजाइम कैसा है, बेकार टाइप का है,
तो ये क्लियर हुआ कार्बोक्सिलेशन। अगले देखते हैं, ये साइकिल है तुम्हारा और ये क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है, रिडक्शन। क्या है बच्चों? अब आप लोग एक बात सोचो यहाँ पे बच्चों, आपको पता है यहाँ पे आप लोग ये पता है कि एटमॉस्फेयर CO2 आता है और ये क्या है, ReBP है, क्या है, 5 कार्बन है और कार्बोक्सिलेशन का मतलब यहाँ क्या बनेगा, PgA, 3 कार्बन बनेगा और कितने का मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। तो यहाँ 2 एक ATP लिखा है तो इसका मतलब यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 और ये क्या हो जाएंगे, 2। तो 2 ATP कन्वर्ट किसमें हो रहे हैं, ADP में, तो 2 ATP खर्च हो गए और ऐसे 2 NADPH खर्च हो गए, समझ गए। और यहाँ पे भी कितने होते हैं, 2 ATP, क्लियर। और दूसरा आपको पता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, ये रिएक्शन करता है, ट्राइविल फॉस्फेट टूट जाता है और उसके बाद यहाँ से देखो सुक्रोज बन गया और स्टार्च में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, यानी कि स्टोर हो गया और फिर से रीजनरेट किसका हो गया, ReBP का। तो आपको सिंपल सा ही सीक्वेंस में याद रखना है, पहले क्या है बताओ, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा क्या है, रिडक्शन और तीसरा क्या है, रीजनरेशन, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा रिडक्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है दीज आर सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, द स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। बताया था आपको, कह रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल। मतलब एक CO2 मॉलिक्यूल में 2 ATP खर्च हो रहे हैं, 2 क्या हो रहे हैं, NADPH। कह रहा है बेटा द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितने बार चलेगी साइकिल, 6 बार। और कह रहा है रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज फ्रॉम द, तो इसका मतलब 6 बार चलाने के लिए कितना, 1 ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि एक बार में 1 CO2 फिक्स, वो कार्बन फिक्स, तो 6 बार में 6 कार्बन। कह रहा है रीजनरेशन में क्या हो रहा है, CO2 रिसेप्टर मॉलिक्यूल ReBP क्रूशियल इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू, हमें चलाना है। तो कह रहा है रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर 1 ATP, कितना चाहिए बनाने के लिए, क्या, ReBP। समझ गए ये साइकिल। तो आपने पहला के स्टेप देखा, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन। कितने ATP खर्च हो रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में और कितने खर्च हो रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में, क्लियर हुआ। एक ग्लूकोज में कितनी बार चलेगी, 6 टाइम। सब कुछ क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग आते हैं किस पे, अभी बचा है, जाओ ये बचा है बस खाली। तो देखो क्या कह रहा है ये बेटा, सुन लो। कह रहा है hence for every CO2 molecule entering the Calvin cycle 3 molecules of ATP and 2 NADPH are required. It is probably to meet this differences in number of ATP and NADPH used in the dark reaction that the cycle phosphorylation take place. अब यहाँ पे आप लोग ये बात सुन लो, ये समझ लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताओ, ये खाली हिसाब किताब लिखा हुआ है, इन और अगर 6 CO2 जा रहे हैं तो क्या बनेगा, 1 ग्लूकोज, 18 ATP किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ADP में, जो खर्च हो रहे हैं, और 12 NADPH किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, 12 NADP में। तो इसका मतलब, इसका सिंपल सा मतलब होगा 18 ATP खर्च हो गए, 12 NADPH खर्च हो गए 1 ग्लूकोज में। अगर वो, ध्यान सुन लेना, अगर वो एक कैल्विन साइकिल की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, 3 ATP और 2 NADPH, क्लियर हुआ, ठीक। अब हम लोग पढ़ रहे हैं C4 पाथवे। कौन सा पढ़ना है बच्चों, C4। तो आप एक बार रिवाइज कर लो, जिससे आगे बढ़ेंगे। पानी देना ना, पानी ठंडा है, जा ठंडा है, नहीं ज्यादा ठंडा सब ये चलो बेटा रिवाइज करो एक बार जल्दी से। अरे बच्चे कम क्यों आए, क्या अभी क्यों, दिवाली चक्कर से, पटाखा दिवाली आ रही है, मतलब उधर भी नहीं गए, सीधे इधर चले गए, मिठाई खरीदनी थी डायरेक्ट। चलो कल मैं पूछता हूँ, कौन गया था, पता नहीं सर, इसका पता नहीं कौन गया, जानते नहीं, जिसे जानते हैं अपने अलावा किसी को जानते नहीं।
अब आ रही हो, थोड़ी आ रही है, ठंड लग रही है तो थोड़ा हल्का चलो बेटा अब हम C4 वाले में पढ़े। और C4 क्या बोलते हैं बताओ? हैच एंड सिलेक्ट पाथवे। क्या बोलते हैं? हैच एंड सिलेक्ट पाथवे। मैंने आपको बताया था हैच एंड सिलेक्ट पाथवे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे मैंने कहा था यहाँ क्रैंच एनाटॉमी होता है, ऐसे मैंने आप लोगों से कहा था कि C4 पाथवे में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो मैंने बहुत सारी आपको बातें बताई थी, तो देखते हैं क्या है। कह रहे प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव द C4 पाथवे मेंशन अर्लियर। कह रहे दो these plants have the C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product. They use the C3 pathway or the Calvin cycle as the main biosynthetic pathway. आपको पता है C3 में सबसे पहले कौन बना था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कह रहे देन इन what way the are the different and C3 plant। आपको पता है मैंने बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि C3 C4 में क्या डिफरेंसेस है। यहाँ हमने रबिस्को को अंदर कर दिया है, किस में कर दिया है? बंडल सी सेल में। दूसरा मैंने बताया यहाँ फर्स्ट कंपाउंड कौन बनता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। यहाँ मैंने ये बताया आपको C3 साइकिल होती है, C3 साइकिल तो होगी लेकिन बाद में होगी, सही है। यहाँ क्रैंच एनाटॉमी होती है, इसलिए यहाँ पे प्लांट को कुछ एडवांटेज मिल जाते हैं, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे नहीं होता है। अगर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि प्लांट एक्सट्रीम कंडीशन में भी क्या करेगा? सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा है बच्चों C4 प्लांट आर स्पेशल, दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर, दे शो अ रिस्पांस टू हाई लाइट इंटेंसिटी। मतलब ये प्लांट थोड़े से हाई टेम्परेचर पर रह सकते हैं, हाई लाइट को एक फेस कर सकते हैं, C3 प्लांट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है C3 प्लांट्स का वो क्या होता है? लो होता है, और इनका क्या होता है? हाई होता है। और कैम प्लांट का सबसे ज्यादा हाई, वहां तो स्टोमेटा का भी खेल होता है। कह रहे दे ने का प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन लिखा है एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और कह रहा है बेटा ऑफ बायोमास, इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखना। लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन, समझते हैं एक करके। सिंपल सा कह रहा है अगर यहाँ फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो क्या प्रोडक्टिविटी C4 प्लांट की ज्यादा नहीं होगी? प्रोडक्टिविटी मतलब होता है उनका उत्पादकता, मतलब वो जो बना रहा है बायोमास उसका ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है। अगले देखो, कह रहे बेटा स्टडी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ वन ऑफ द C3 प्लांट। अब ये काम बाद में करना, पहले आप लोग ये देख लो। कह रहा है द पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ द C4 प्लांट आर कॉल्ड बंडल सी सेल, बंडल सी सेल। कह रहा है एंड द लीफ व्हिच हैव सच एनाटॉमी आर सेड टू बी हैव क्रैंच। इसको ब्रैकेट में बंद करो क्योंकि इनके पास क्या होता है? एडवांस क्रैंच एनाटॉमी। कह रहा है क्रैंच मींस होता है रित मतलब होता है घेरा बनाना, होता है ना, चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। और कह रहा है बेटा एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल, द बंडल सी सेल में फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड द वेस्कुलर बंडल। They are characterized by having a large number of chloroplasts, thick wall, impervious to gaseous exchange, and no intercellular space. You may like to cut a section of the leaf of the C4 plant. Main लिखा है यहाँ पे, ये सॉल्यूम की देखें to observe the क्रैंच एनाटॉमी and the distribution of mesophyll cell। तो यहाँ पे क्रैंच एनाटॉमी का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे जो डार्क सेक्शन हो रहा है उसमें आल्सो इन्वॉल्व कौन सेल हो रहा है? बंडल सी सेल। अब जब वो हैं तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्रैंच एनाटॉमी। अगले कह रहे हैं इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू कलेक्ट लीफ ऑफ डाइवर्स स्पीशीज ऑफ प्लांट अराउंड यू हैव कट वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ, ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, look for the bundle C cell around the vascular bundle. The presence of the bundle C cell would help you identify the C4 plant. अगर किसी प्लांट के पास bundle C cell हैं तो हम बता सकते हो कौन सा प्लांट होगा? C4 प्लांट। अब इसका साइकिल समझते हैं करके क्या होता है बेटा। देखो जो मैंने आपको बताया वो सबको ध्यान है। क्या बताया था बताओ? मैंने कहा था पहले पैप होता है, वो CO2 को एक्सेप्ट करता है, क्या बनाता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट किसमें होता है? मैलिक एसिड में। बंडल सी सेल में मैलिक एसिड की फॉर्म में CO2 जाता है और वहां पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है। और कौन सा साइकिल होता है? C3। और जो
मैलिक एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में, और वो रीजनरेट होकर क्या बनाता है फिर से पैप फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, तो देखो भाई लिखा होगा सर बेटा, यहाँ देखो कह रहा है इसको हम लोग एक सेकंड से और बोलते हैं हैच एंड सेलेक्ट पाथवे, ध्यान रखना। और यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम ये भी है, इस जगह ना सेकंड प्रोसेस। अब देखते हैं द प्राइमरी CO2 रिसेप्टर कौन है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, कौन सा है बेटा, पैप फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ध्यान रखना ये बात। कह रहा है एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल, कहां प्रेजेंट होता है ये काम कौन सेल में हो रहा है, मेसोफिल सेल में। और क्योंकि यहाँ पे बंडल सेल में कौन सा होता है, RBP, कहां होगा, बंडल सेल में होगा, और पैप कहां होगा, मेसोफिल सेल में। C3 प्लांट में RBP कहां था, मेसोफिल सेल में, और यहाँ कहां पे है, बंडल सेल में। ऐसे रोबिस्को वहां कहां था, मेसोफिल सेल में, और यहाँ कहां पे, बंडल सेल में। कह रहे हैं एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल, द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर दिस फिक्सेशन, जिसे बोलते हैं पैप केज में बताया था, पैप केज। और ये इसका नाम क्या होता है, पैप कार्बोक्सिलेज। इट इज इंपॉर्टेंट इट टू ए रजिस्टर दैट द मेसोफिल सेल लैक रोबिस्को, यहाँ पर रोबिस्को मेसोफिल सेल के पास नहीं होता है। और कह रहा था C4 एसिड का बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कहां बनता है, मेसोफिल सेल में। सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान सुनो अगर आपको ध्यान कंफ्यूज रह रहा है तो। यहाँ देखो कौन सा एंजाइम है, पेप्को पहला, कौन से सेल में, मेसोफिल सेल में, सही है। रोबिस्को यहाँ पे एब्सेंट है मेसोफिल सेल में, कहाँ होगा, बंडल सी सेल में। क्योंकि बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ बंडल सी सेल में C3 होता है यहाँ पे, और वहां कहाँ हो रहा है, मेसोफिल सेल में। यहाँ खाली क्या चीजें एक्स्ट्रा बढ़ी है जो यहाँ मेसोफिल सेल में हो रही है, जैसे पैप का एंजाइम बढ़ गया, पैप बढ़ गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बढ़ गया, 4 कार्बन कंपाउंड, ये सब बढ़े हैं C4 साइकिल में। क्योंकि बंडल सी सेल में CO2 हम नहीं भेज सकते डायरेक्ट, वो किस फॉर्म में जाएगा, मैलिक एसिड फॉर्म में। अगली कह रहा है बेटा देखो फॉर्म इन द मेसोफिल सेल इट देन फॉर्म अदर 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड, और क्या बोलते हैं उसको, एस्पार्टिक एसिड इन द मेसोफिल सेल इटसेल्फ व्हिच आर ट्रांसफर्ड टू द बंडल सी सेल। लिखा है इन द बंडल सी सेल these C4 acid are broken down to release CO2 and 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है नीट में कि बताओ मेसोफिल सेल में से बंडल सी सेल में जो जाता है ए CO2 किस फॉर्म में जाता है, तो एसिड की फॉर्म में जाता है, और कौन से एसिड की फॉर्म में, मैलिक एसिड, या लिखा होगा एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, और वहां जाके डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 को रिलीज कर दिया जाएगा, और क्या बन जाएगा, 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अगले देखो बेटा कह रहे थे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इज ट्रांसपोर्ट बैक टू द मेसोफिल वेयर इट इज कन्वर्टेड टू, फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैप में। और यहाँ पे क्या होगा, ATP खर्च, क्या होगा, रीजनरेशन में। ठीक है, 2 ATP, thus completing the cycle। और इससे कंप्लीट साइकिल क्या हो गई, कंप्लीट। बताओ क्या कठिन लग रहा है आपको। सबसे पहले पैप था, उसने रिसीव किसको किया, CO2 को, क्या बनाया, 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो कन्वर्ट किसमें हुआ, मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड में। मैलिक एसिड की फॉर्म में कहां गया, बंडल सी सेल में, वहां डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और बना क्या, पायरुविक एसिड, और उसके बाद क्या बन गया, फिर से रिजल्ट हो गया क्या, पैप। ठीक है, और डीकार्बोक्सिलेशन CO2 का हुआ है, वहां पे क्या होगा, C3 साइकिल, क्या होगा, और C3 साइकिल बिल्कुल वैसी होगा जैसे वहां हुआ था C3 प्लांट में, बिल्कुल वैसी कहते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है द CO2 रिलीज इन द बंडल सी सेल एंटर द C3 और कैल्विन पाथवे। आप पाथवे कॉमन टू ऑल प्लांट, ये पाथवे सब प्लांट में होता है। तभी तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि C3 कैल्विन साइकिल हर प्लांट्स में होता है। ठीक है, अगली कह रहे थे बंडल सी सेल। अब देखो बेटा यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हुआ है, देखो यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, बताओ कुछ लिखा है, इन्होंने क्या किया है, ये देखो CO2 आया, फिक्सेशन हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ C4 एसिड फॉर्म में यानी मैलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ CO2 का, और फिक्सेशन बाय कैल्विन साइकिल, और C3 एसिड फिर से ट्रांसपोर्ट हुआ, रीजनरेट हो गया। समझ गए, इन्होंने खाली ऐसे लिखा है। अब कह रहे हैं रिच इन द एंजाइम राइबोलोज, कहां पे थे, ऊपर पढ़ लिया ना, हाँ, द बंडल सी सेल आर रिच इन एंजाइम, कौन सा होगा, रोबिस्को। अब यहाँ पे देखो इसका फुल फॉर्म फिर से लिखा हुआ है, ध्यान रखना इसका फुल फॉर्म। कह रहे राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, बट लैक पैकेज, यहाँ पे पैकेज नहीं होगा। और कह रहा है बेटा 10 द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन क्या बनेगा, शुगर बनेगा, और कॉमन जो C3 एंड C4 दोनों में होता है। ठीक है, अब आप लोगों को बेटा ये हो गया C3 और C4 साइकिल कंप्लीट हो गया। आप लोग बताओ किसी बच्चों की डाउट है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको सारा क्लियर होगा।
कि कौन सी सेल में होता है, क्यों होता है, कैसे बनता है, सब कुछ क्लियर हुआ। और हम लोग छुट्टी मत करो, बच्चे छुट्टी कर रहे हैं, देखो आज भी बहुत चीज कमाए, मैं कब तक बताऊंगा आपको। अगर आप छुट्टी करोगे तो कैसे समझ में आ पाएगा भाई? चलो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। C3 सीखो ना, ठंड लग रही है, ठीक है? चलो चलो ठीक है। तो बता देना था वो सो रही क्या? सो मत, चलो इधर देखो, बंक ऑन कर दिया। इसको रिवाइज कर लेंगे जल्दी से। फिर हम लोग पढ़ते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या पढ़ते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। और बेटा मैंने आपको फोटो रेस्पिरेशन के बारे में क्या बताया था बताओ? मैंने पहली बार बताई थी ये वेस्टफुल प्रोसेस होता है, इसको C2 साइकिल बोलते हैं। C3 में होता है, C4 में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है, कहां से होगा? आज क्या दिन है? वेडनेसडे है ना? आप लोग पढ़ाई कर रहे सब बच्चे? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे जाना नहीं है बाबा, ऐसे नहीं जाओगे तुम लोग, सब लोग जाने लगे मतलब हैं? वहाँ पूछने से क्या है, मैं मना कर रहा हूँ। सर आप बात कर लीजिए सर से। तो कौन सर है? वो साइन करने हैं, वो कल हम गए थे। हाँ तो वहीं पे फॉर्म मतलब ऑनलाइन किया तो सिग्नेचर के लिए उन्होंने बुलाया यार। कल भी तो तुम लोग गए थे। हाँ वो नहीं पाया था कल। बड़ा यार, चलो चले जाओ और पहले पूछ लिया ना वहाँ, सही होता चले जाओ। ऐसे तो अगर आपको लग रहा है कि टाइम लेट हो रहा है तो आप जल्दी करवा दें, बताओ कोचिंग। नहीं मैं बता रहा हूँ, अगर बच्चा लेट बताओ करके लिए तो आप लोग फिर अगर ऐसा है, एक सुन लो बेटा, बातें कर लेते हो तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि अगर ज्यादा जैसे बच्चे गाँव से आते हैं तो मेरे पास 7-8 बच्चे आओ, मैं सबसे बात कर लूंगा कि आपका टाइम 2 बजे के बजे 1 बजे हो जाएगा, फिर क्या होगा? 1 से 4 हो जाएगा। अगर आपको लग रहा हो तो बताओ। नहीं सर रात हो रही है, रात हो जाती है। 1 से 4 चलो सब बच्चे अगर कहोगे तो मैं करवा दूंगा दीपावली के बाद, क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ेगी तो 5:30 बजे आपको लगेगा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, जो बच्चे गाँव से आते हैं उनके लिए बताओ। अरे तो तुम आप जल्दी मत करो, जाओ निकलो। तुम तो ऐसे कर रही है। हाँ कोई नहीं चल रहा है बेटा। हाँ जाओ जाओ, क्यों छो आपको, तुम जाओ। चलो मैं दीपावली बाद देखता हूँ, ठीक है? अगर ज्यादा लेट हो रहा है तो ऐसा करेंगे, फिर 1 से 4 करवा देंगे कुछ। सही रहेगा? चलो फिर समझे फोटो रेस्पिरेशन। तो मैंने कहा था फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? वेस्टफुल प्रोसेस होता है। आप लोग चाहे कर सकते हो, इधर देखो बेटा,
यहाँ देखो, अगर मान लिया एक बोलो मत आप लोग, ReVP है और उसके साथ अगर क्या बाइंड हो रहा है, CO2, क्या हो रहा है बेटा, CO2, ठीक है। और CO2 के साथ ये ऐसे लिखो आप लोग, जाओ सॉरी, ReVP और प्लस क्या होगा, CO2, तो बताओ क्या बनाएगा, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, समझ गए। और पहली बात तो यहाँ ReVP लिख रहा है, फिर यहाँ देखो खाली CO2। और बेटा अगर ऑक्सीजन है, क्या है, तो क्या बनाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट, क्या बनाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दोनों में कौन बना होता है, RuVP तो होगा ही होगा, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है, रोबिस्को, और यहाँ पे भी कौन सा होता है, लेकिन ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो रेस्पिरेशन, और इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये डिफरेंस होता है, समझ गए। यानी कि फोटोसिंथेसिस में सिंपल सा CO2 होगा, ऐड होगा, और एंजाइम कौन सा होगा, रोबिस्को, और एक्सेप्टर कौन होगा, ReVP, तो क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। और अगर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बन रहा है और क्या बन रहा है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन, लेकिन साथ में बाइंड कौन होगा, ऑक्सीजन, समझ गए। अच्छा, अगर आपसे कोई ये कहे कि बताओ ऑक्सीजन और CO2 के मॉलिक्यूल बराबर हैं, तो फिर रोबिस्को किसके साथ जाएगा, तो जाता है CO2 के साथ, सही है। तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर कम CO2 के मॉलिक्यूल कम हुए, ऑक्सीजन क्या हुए ज्यादा, तो क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन, समझ गए। तो पढ़ लेते हैं इसको, क्या लिखा है देखो, बेटा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, let us try and understand the one more process that create an important difference between C3 and C4। और वो क्या डिफरेंस है, फोटो रेस्पिरेशन। C3 में हो रहा है, C4 में नहीं हो रहा है। कह रहा है, to understand photo respiration we have to know a little bit more about the first step, the Kelvin pathway। हमें कौन सा स्टेप पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट। और कह रहा है फर्स्ट CO2 फिक्सेशन स्टेप, दिस इज द रिएक्शन वेयर ReVP कंबाइन विद CO2 के साथ होता है, और क्या बनाता है, दो मॉलिक्यूल बनाता है, किसके, PGA के। और कह रहा है दैट इज कैटालाइज्ड बाय रोबिस्को, ये भी किसके द्वारा होता है, रोबिस्को द्वारा होता है। तो यही तो हुआ था पहले, अगर फोटोसिंथेसिस में ReVP प्लस CO2 और क्या बना, दो मॉलिक्यूल बन गए किसके, 3-PGA के, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, और एंजाइम कौन सा था, रोबिस्को, समझ गए। अब अगले देखते हैं, कह रहा है रोबिस्को दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। डू यू वंडर व्हाई? इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड टू विद CO2 एंड ऑक्सीजन। ये सबसे ज्यादा होता है पूरे एटमॉस्फेयर में, और मैं बोल सकता हूं क्योंकि इसके पास क्या होती है, एक काबिलियत होती है कि ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकता है और CO2 से भी बाइंड कर सकता है। कह रहे हैं हेंस द नेम, इसीलिए इसका नाम होता है, क्या होता है, राइबोलोज 1-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। कह रहे अगर ये जो एक क्वेश्चन में लिखा है, कह रहे रोबिस्को हैज अ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 व्हेन द CO2 O2 अगर नियरली इक्वल हैं, तो आप लोग बताओ क्या होगा, तो मैंने साफ साफ कहा है क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। चाहे आप लोग यहाँ देख लो, क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, अगर इक्वल अमाउंट में है तो। और कह रहा है इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस वर नॉट सो, तो दिस बाइंडिंग इज कंप्लीटेड, यानी कि ये फिर तुलना करेगा किससे बाइंड होना है। और कह रहा है इट इज अ रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 दैट डिटरमाइंस व्हिच ऑफ द टू विल बाइंड टू द एंजाइम। तो सिंपल सा मैं बता रहा हूं आपको, जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा उसके साथ ये बाइंड होगा। अगर ऑक्सीजन के ज्यादा तो फोटो रेस्पिरेशन करेगा, और CO2 के ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस करेगा। अब कह रहा है बेटा इन C3 प्लांट, अच्छा अब बार-बार वही मन में क्वेश्चन आता है मेरे कि सर C4 प्लांट में क्यों नहीं हो रहा है, बेटा इसीलिए नहीं हो रहा है कि वहां रोबिस्को है ही नहीं, वो कहां रख दिया हमने, बंडल सी सेल में, और वहां तक ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं, तो कोई फर्क ही नहीं है, समझ गए। कह रहा है C3 प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड टू रोबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। कह रहा है हियर द ReVP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू दो मॉलिक्यूल ऑफ PGA बाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड बेटा क्या बनाता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कितने कार्बन होता है, 2 कार्बन, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको C2 साइकिल। क्या बोलते हैं,
C2 साइकिल। कह रहा है इन अ पाथवे कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, और कह रहा है इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे हियर देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर, शुगर भी नहीं बनता है, और कह रहा है नॉर ऑफ एटीपी, ना एटीपी, और कह रहा है नेदर इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ CO2 विद इन द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, मतलब एटीपी का यूटिलाइज करके CO2 रिलीज होती है। और कह रहा है बेटा इन द फोटो रेस्पिरेशन पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी और एनटीपीएस, द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट नो, मतलब इसका कोई फंक्शन अभी तक हमें पता नहीं लगा इसका क्या फंक्शन है, फोटो में क्यों हो रहा है, इसका क्या फायदा है, ठीक है। अगले कह रहे हैं द इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, आपको पता है बार बार, दिस इज बिकॉज दे हैव मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट, दिस टेक प्लेस व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल्स is broken down in the bundle C cell, मैंने कहा था to release CO2, this result in increasing the intercellular concentration of CO2, in turn this ensure that the Rubisco function as a carboxylase, minimizing the oxygenase activity। आप लोग बताओ, मैंने C4 प्लांट में क्या किया, Rubisco को कहाँ रख दिया, बंडल C सेल में, और अगर बंडल C सेल में रख दिया है मैंने Rubisco को, तो इसका मतलब ये है कि वहां CO2 ही जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, तो ऑक्सीजनेज वहां एक्टिविटी नहीं होगी, वहां कौन सी होगी, कार्बोक्सीजनेज, यानी कि हमेशा ही क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है बच्चों। अगले देखो, कह रहा है नाउ दैट यू नो दैट द C4 plant lack photo respiration, you probably can understand why productivity and yield are better in these plants. In addition, these plants show tolerance to high temperature, सबसे अच्छे पॉइंट है, इनका yield भी ज्यादा रहेगा, और बेटा ये प्रोडक्टिविटी ज्यादा करेंगे, इसका मतलब, और हाई टेम्परेचर पे ये टोलरेट मतलब होता है सहन भी कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, समझ गए। और जब फोटो रेस्पिरेशन होगा नहीं तो इनका बायोमास क्या बनेगा, ज्यादा, और ये टोलरेट भी कर जाएंगे हाई टेम्परेचर पे, क्लियर। अब अगले देखो क्या लिखा है, एक टेबल बना हुआ है, और जिस बच्चे ने ये कंप्लीट कर लिया टेबल, इसका मतलब उसे C3 C4 कंप्लीट हो गया। तो ये मैं काम दे रहा हूँ, कल को मैं किताब में देखूंगा, सबकी किताब में कंप्लीट किया हुआ देखूंगा आपने क्या किया, पेंसिल से करना, गलत करने सही करना, कोई दिक्कत नहीं, मैं सही करवाऊंगा, ठीक है। अगर आपको आता है, जैसे सपोज लिखो, यहाँ लिखा है सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस, अब ये कह रहा है C3 प्लांट में कहाँ होता है केल्विन साइकिल, और C4 प्लांट में क्या होता है, अगर आपको पता होगा तो आप लोग बता दोगे, बताओ C3 में कहाँ होता है और C4 में, बस ऑप्शन के यहाँ लिखिए, आपको क्या चूज करना है। अगर आपने टेबल बना दी पूरी, तो इसका मतलब आपको C3 और C4 बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है, बिल्कुल। अब बेटा आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक पे, जो है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। कितना बचा है, इतना ही तो है खाली बस, हाँ थोड़ा ही है। कल मैं स्टार्ट कर दूंगा बेटा वो रेस्पिरेशन, क्या करेंगे। और आप लोग ध्यान रखो एक बार, जब भी कोई चैप्टर, मैं बार बार कहता हूँ, अब तुम लोग क्या ही समझाऊं, जो छुट्टी करते हैं उन्हें कैसे समझाऊं मैं कि पढ़ाई कैसे करनी है क्योंकि पता नहीं आप लोगों को अंदर से ये नहीं लगता कि मैं छुट्टी कर रहे हैं तो क्या होगा, और आप नीति तैयारी कर रहे हो, आपको शर्म लगनी चाहिए अंदर से कि अगर मैं छुट्टी कर रहा हूँ तो मैं किस बे से मैं नीति तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि बेटा आप लोग समझदार हो, अगर आपने एक लेक्चर छोड़ा है, इसका मतलब आपने पता है कितना लॉस कर लिया, आपका वो पूरे साल में वो पढ़ने के लिए आपको नहीं मिलेगा। और मैंने बार बार कहा बेटे 12th नहीं है, जो मैं आपको बाद में सही सही के निशान लगवाऊंगा कि ये क्वेश्चन पढ़ लेना, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर तो मैं रट के और वहां पे लिखा है, स्टार्टिंग में सही लिखा है, बाद में गलत लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, और नंबर आपको मिल गए। ये नीट है। अगर सोचो अगर आप आज नहीं आए खाली, और मान लो कि आपका C4 साइकिल है वो इनकम्प्लीट रह गया, अब हो सकता है कि आपने इस चैप्टर को पूरे को बहुत अच्छे से पढ़ा हो और C4 के आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, और हो सकता है कि नीट में खाली C4 का ही क्वेश्चन आए बस, तो क्या करोगे? तो इस चैप्टर पढ़ने का क्या फायदा निकला? कोई फायदा नहीं निकला। नीट का मतलब मैं बार बार कहता हूँ, ये मतलब नहीं कि आपको कितना आता है, मैं बार बार कहता हूँ नीट का मतलब होता है कि तुम कितने अच्छे से वो क्वेश्चन 180 कर पाते हो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सब कुछ आता है, मतलब पूरा आता है, लेकिन वो वहां पे अपना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं, कहते हैं सिली मिस्टेक हो गई सर। अब सिली मिस्टेक का मैं क्या करूं? आपके 4 नंबर कम हो गए ना। सपोज मानो आपसे ये कह दो कि सर मैं सी पे लगा रहा था, धोखे से मेरा पेन यहीं पे चल गया, आपका पेन चलने का मतलब नहीं यहाँ पे 4 नंबर कम हो गए। अगर आप लोग यही करोगे तो फिर कैसे सिलेक्शन लोगे? और बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, नीट के सिलेक्शन में खाली एजुकेशन का मतलब नहीं होता,
आप कितने ज्यादा अपने आप को लेके टाइम मैनेजमेंट की कोशिश करते हो, कितने ज्यादा अपने आप को ये समझते हो कि मुझे क्या करना है किस टाइम पे, कितने आप रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज के लिए, ये बहुत जरूरी होता है। नीट कभी भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं ज्यादा पढ़ने से आपका नीट सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्हें सब कुछ आता है लेकिन फिर भी उनका नीट सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वो कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हैं। एक साल वो ये गलती कर देंगे कि उन्हें फिजिकली टाइम नहीं करने के लिए, एक साल ये गलती कर देंगे केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड आ गई, एक साल ये बता देंगे कि सर इनऑर्गेनिक तो बहुत अच्छे से पढ़ी थी, ऑर्गेनिक नहीं पढ़ पाए। किसी टाइम कह देंगे कि स्टेटमेंट बहुत आ गए, मतलब उनका कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगा, और वो कमी उनका नहीं रहता है, वो उनके अंदर से रहता है। आप लोगों को मैंने 2 बातें बताई थी। पहली बात, आपके अंदर रेगुलरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कितने रेगुलर रहते हो। आपने कभी देखो, आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे जो बच्चे टॉप करते हैं या आईएएस का क्वालिफाई करते हैं, आपने देखते हो, देखा करो, उन्हीं से तो मोटिवेशन मिलता है। भाई आप लोग क्या देखते हो? अंजी और देखते हो क्या? यही देखते हैं। ये आप लोग धड़कन मूवी देखते हो। अबे गधो, आप लोगों को इंटरव्यू देखनी चाहिए कि उन लोगों ने कैसे आईएएस क्वालिफाई किया, कैसे उन लोगों ने नीट क्वालिफाई किया, कैसे उनकी रैंक बनी। अगर आप किसी का भी इंटरव्यू देखोगे, किसी का भी बोल रहा हूं मैं, वो सबसे पहले एक बात कहेगा आपसे। वो पहली बात तो ये कहेगा कि ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितने कमजोर हो, कितने तेज हो पढ़ने में, ये कुछ भी डिपेंड नहीं करता। ये आपको स्टार्टिंग में भी लग रहा है कि मैं तो यार बहुत कमजोर हूँ, वो आप मान ही पड़ी कमजोर हूँ मैं। मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ो, क्यों कमजोर रह जाओगे? 4 घंटे समझ आ रहा है, 5 घंटे पढ़ो, टाइम आपका है, रात आपकी है। लेकिन आप पहले ही मान लोगे नहीं मैं तो कमजोर हूँ। अबे हम कह रहे हैं उठो बेटा, नहीं मैं तो कमजोर हूँ, मैं बताऊँ, होता नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि वो अपने आप मान लेते हैं मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। अबे ये सोच तुम्हारी सबसे गंदी होती है। आप माना करो कि मैं न्यूट्रल हूँ, अगर मेहनत करूंगा तो नहीं कर दूंगा, और मेहनत नहीं करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। बात खत्म। अब कहानी किस पे रह गई? मेहनत पे, ना कि आपकी कमजोरी पे और इस पे। तो पहला तो ये करना है। और दूसरा, आप किसी का इंटरव्यू देखोगे, वो पता सबसे पहले ध्यान क्या रहेगा कि आप कितने रेगुलर रहे। वो आपसे ये नहीं कहेगा, वो हमेशा बताएगा कि 16 घंटा पढ़ना नहीं है आपको। ऐसा नहीं रोबोट बन जाना है कि पढ़ाई ही पढ़ाई, पढ़ाई ही पढ़ाई, मामा आ गए तब भी पढ़ाई कर रहे हैं। भाई मामा को भी देखो, 1 मिनट क्या चला जाएगा। लेकिन दूसरा क्या है, उसने ये कहा होगा रेगुलर पढ़ना। जैसे अब ये बात मैं भी कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ आप 15 घंटे मत पढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि मैं 5 घंटे निकाल सकता हूँ पढ़ाई के लिए, 5 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। ऐसा नहीं करना है कि आज पढ़ ली 10 घंटे, जो उसमें आके कल को पढ़ रहा है 1 घंटा खाली, और परसों सोच रहे हैं आज रहने दो, आज तो बारात देंगे। अगर कोई बच्चा सीरियस है, मैं आपसे बार बार, मैंने पहले लेक्चर दिया था, उस दिन कहा था, कोई भी बच्चा अगर सीरियस है, कितना भी कमजोर से, देखो कोई भी अच्छा एग्जाम निकालने के लिए आपको मैक्सिमम 3 साल चाहिए होते हैं। कोई भी अच्छा एग्जाम निकालने के लिए अगर आप 3 साल से ज्यादा टाइम लग रहा है तो छोड़ दो, फिर रहने दो। और अगर 3 साल में आप, लेकिन 3 साल का मतलब ये नहीं खाली आपने फोन चलाया हो, व्हाट्सएप चलाया हो, गाने सुने हो। सर हमारे 3 साल लंबे हो गए, ये नहीं बता रहा हूँ ये बातें। 3 साल का मतलब आप बहुत अच्छे से रेगुलर पढ़े हो, डेली कोचिंग आए हो, कोई छुट्टी ना हो आपकी, और आपने कम से कम मिनिमम 5 से 6 घंटे घर पे जाकर पढ़ाई की। मैं ऐसा कोई बच्चा मेरे पास आ जाए जिसने 3 साल ऐसा कर लिया, वो नीट में, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, उसी गारंटी दे सकता हूँ कि बायोलॉजी में अगर आप लोग 90 में से ना कर दो 70% हो जाएगा। 3 साल बहुत हैं, लेकिन इतना रेगुलर रहना पड़ेगा। अब वो आपके अंदर से कोई बच्चा यहाँ बता दे कि इसने जिस दिन से मैंने पहला क्लास लिया उसने छुट्टी ना करी, सबने करी होगी, आप फिर यहीं फेल हो गए। दूसरा, आप कैसे फेल हो गए? हाँ, एक दिन की मानता हूँ सकती है। दूसरा, कोई बच्चा बता दे कि मैंने सर 6 घंटे रेगुलर पढ़ाई की है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज मैंने 6 घंटे ना पढ़ा हो। आपने बहुत बार किया होगा, नहीं पढ़े होगे। तो ये अगर करोगे तो फिर नहीं होगा। मैं आपसे क्यों कब कह रहा हूँ, जब आप बहुत कमजोर हो। तो मैं 100% मैंने बताया था आपको कि आप अगर 5-6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 6 घंटे में क्या हुआ था, 2 घंटे आपके लिए फिजिक्स के लिए होनी चाहिए लगभग, 2 घंटे केमिस्ट्री के लिए, 2 घंटे बायोलॉजी के लिए। मैंने आपको इतने तरीके बताए। मैंने कहा अगर आपको कुछ भी समझना है तो पहले दिन आपको 2 घंटे खाली किताब खोल के बैठ जाएगा, खाली देखोगे तो कुछ तो समझ में आएगा कि हाँ ये डायग्राम कुछ बनाऊंगा। अगले दिन को 100% इच्छा करेगी अल्लाह इस पर पढ़ी क्या लिखा हुआ है। अगर इंग्लिश समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा था हिंदी वाली किताब खरीद लो। कोई किताब ऐसा तो है नहीं 3 लाख रुपए मिल रही है कि पापा दिलवा लेना है, 3 लाख रुपए कहाँ से लेके आए हैं, ये लोन पास नहीं हो रहा है। अबे गधो,
100 रुपए की नहीं बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना कि अगर उनसे कह दिया कि नहीं 50,000 रुपए किताब मिलेगी तो लगेगा सर हम तो ले नहीं सकते, गरीब आदमी है। अभी कह दो 150 रुपए किताब मिलेगी। और कभी भी ध्यान रखना, किताब आप लोग रिचार्ज करवा लोगे 350 रुपए का, रिचार्ज एक दिन नहीं रुकोगे। लेकिन अगर मैंने कहा बेटा ये वाली किताब खरीदे ना, तो 150 रुपए कहाँ से लेके आए हैं? 150 रुपए कहाँ से लेके आए? आप किताब अभी आपका ऐसा टाइम है जितनी खरीदो उतनी खरीदो, बस आपको सारा समझ में आना चाहिए। आप 3 टाइप से पढ़ो, 4 टाइप से पढ़ो, आप जितनी किताब खरीद सको, किताब का रुपया कहीं वेस्ट नहीं जाता है। और दूसरा क्या है, आप एक गधो अगर किताब ज्यादा खरीद दोगे, पढ़ोगे नहीं तो आपके बच्चे देखेंगे पापा ने मेहनत की थी। यही बात कर दिया करो, अरे हर चीज में पॉजिटिव नहीं देखो, नेगेटिव क्यों देखते हो। अब मान लो आपने अगर फिजिक्स की, अगर बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि सर हमें थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, मान लो क्या 150 रुपए की आप किताब हिंदी नहीं खरीद सकते? मैं गारंटी कर रहा हूँ घर जाके अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होती है, बस खाली लाइन में बड़ा डिफरेंस होता है। आप हिंदी पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो मुझे सही लग रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ो, बैठ के क्या दिक्कत है। एक बच्चा 2 घंटे समझ रहा है, आप 3 घंटे दे लो समझने में, लेकिन डेली पढ़ो। और मैंने आपसे बार बार कहा है कि जो बच्चा डेली मेहनत नहीं करेगा वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, किसी बाबा के पास चला जाए और किसी का भी प्रसाद बोलते भंडारा बोलते, बोलना कुछ नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि मेहनत करोगे तभी ये गॉड भी साथ देंगे तुम्हारा। ऐसा नहीं कि आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं पेपर देने जाऊंगा, वहां पे कोई आएगा और मेरा हाथ अपने आप चलने लगेगा, इस सीट पे लगाओ, ये पे लगाओ, जादूगर नहीं हो जो वहां जाकर दिखा दोगे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ ये काम करोगे। देखो मैंने ये भी कहा था कि नीट एग्जाम में 10-20 मिनट लग भी होते हैं, और वो लग वही तो मैं कह रहा हूँ जो आपने भंडारे बोले लेकिन पहले आप लोग 80 मिनट मेहनत तो करो। अब आप 80 मिनट मेहनत नहीं कर रहा तो कैसे काम चलेगा। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ आपसे, ये आपने नहीं बोले, ये आपके मम्मी पापा इतने बेचारे सहनशील होते हैं, वो आपसे आपने कहा कि तैयारी कर रहा हूँ नीट की, उन्होंने पहली मन में बना लिया होगा कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो हम ये करवाएंगे। ऐसा कहते नहीं कहते वाले, प्रसाद बोल देते हैं, कुछ ना बोल ही देते हैं, रामायण करवाएंगे ना। और तो आप लोग उनका अगर काम एक होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार मोटिवेट नहीं करता हूँ, कभी भी समझा देता हूँ, रोज छुट्टी करते हैं, छुट्टी मत किया करो आप लोग। और कभी भी ये मत माना करो कि हम कमजोर हैं। क्यों कमजोर हो भाई? दूसरे के पास अगर 2 आंखें हैं तो आपके पास 2 आंखें है ना। और पढ़ाई तो ऐसे बच्चे कर रहे हैं बात बिल्कुल आंखें नहीं है, तो ये सोचा करो आपको। और मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिनने बहुत कठिन परिस्थिति में बहुत अच्छे एग्जाम क्वालिफाई किए, बहुत कठिन कंडीशंस में। आप तो मुझे लग रहा है कि अच्छी कंडीशन होगी, सब लोग नीट की तैयारी कर रहे हो। और मुझे लगता है कि जैसे आपने वही मूवी देखी हुई 10th फेल, नहीं देखी, वो मूवी नहीं है, रियल कहानी है, मगर 10th फेल। अरे 10th फेल नहीं है आपने? अरे सॉरी 12th फेल। लगा मैं 10th फेल कौन सी मूवी आ गई? 12th फेल। आप सोचो, आप लोग, मेरा माइंड ही खाली है ऐसा, मैं क्या 10th और 12th पढ़ देता हूँ। अब सुनो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ 12th फेल मूवी होती है, ठीक। हाँ 12th फेल का मतलब आप समझते हो, बोल रहा 12th में फेल हुआ, 12th में फेल हुआ था, ये रियल स्टोरी है। ऐसी नहीं है कि आप लोग सोचो, आप लोग सब 12th में पहली बार में पास हुए हो, ऐसा तो कोई नहीं 2 बार में पास हुआ है, कोई है यहाँ पे? तो फिर आप सोचो कितने अच्छे बच्चे हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन उसने बहुत सीरियस पढ़ाई की थी, आप लोग सीरियस नहीं हो पाती है। उसका डिफरेंस कितना है, वो सीरियस हो गया था, तुम लोग अभी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हो। तो ये आपको चेंजमेंट लाना है, ठीक है। चलो हम लोग पढ़ते हैं, मैं दे नहीं चल रहा हूँ आपको, अब समझ लिया, सुन हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब ये है, आप लोग ये बताओ कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, ग्लूकोज बना रहा है प्लांट, ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे कि फोटोसिंथेसिस ना हो या ज्यादा हो या कम हो, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं तो इंटरनल फैक्टर भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल तो बेसिकली होंगे लेकिन इंटरनल फैक्टर भी प्लांट के खुद के फैक्टर भी हो सकते हैं। जैसे मान लिया, ये डिपेंड नहीं करेगा कि प्लांट में लीफ कितनी है, डिपेंड करेगा अगर लीफ कम होंगी तो इसका मतलब क्या है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कम करेगा। दूसरा ये डिपेंड करेगा कि प्लांट की लोकेशन कहाँ पे, सनलाइट कितनी प्रॉपर पड़ रही है प्लांट पे, CO2 कंसेंट्रेशन क्या है, वाटर वहां पे कितना मिल रहा है प्लांट को। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसी भी
फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पढ़ा दूं, उसके बाद एक लॉ पढ़ाएंगे आपको जो है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। या वही सुना है मैंने आपको, बताओ। देखो एक बात समझो आप लोग बेटा, अगर आपसे कोई ये कहे, अगर आप लोगों से कोई ये कह रहा है, सुनो ध्यान से, मैं फैक्टर अफेक्टिंग की बात करूंगा अभी। अगर आपसे कोई ये कहने लगे कि बताओ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कौन डिसाइड करता है कि प्लांट कितना फोटोसिंथेसिस करेगा, मैं मान के चलता हूं कि ऐसे कितने फैक्टर, जैसे एक मान लो टेम्परेचर है, क्या है बेटा, दूसरा मान लो सनलाइट है, क्या है, तीसरा मैं मान लेता हूं वाटर है, हालांकि वाटर इतना होता नहीं है, चौथा CO2 है, क्या है, ये चलो मैं 4 मान के चल रहा हूं अभी। और कैसे वैसे क्या होता है, और यही होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर, CO2, सनलाइट और वाटर। ये क्या है, ऐसे फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट थे ब्लैकमैन, साइंटिस्ट का नाम कितना बढ़िया, ब्लैकमैन, सही है। अब हम लोग सुनो, उन्होंने एक लॉ दिया था जिसका उन्होंने लॉ बताया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग। लॉ ऑफ लिमिटिंग, इसका मतलब क्या है वो समझो आप लोग साइंटिस्ट के नाम पे मत जाओ, काम पे जाओ, ठीक है। लॉ ऑफ लिमिटिंग, ये इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मिनिमम, ये क्या है वो समझे आप लोग। लिमिटिंग का मतलब ये होता है कि सिंपल भाषा में कि प्लांट अगर कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसके रेट को कौन डिसाइड करेगा कि फोटोसिंथेसिस कितना करेगा। जैसे सपोज मानो, अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे सपोज मानो आपको यहां से बरेली जाना है और बरेली से क्या लेके आना है, एक बिस्किट का पैकेट लेके आना है। अरे वो यही मिल जाएगा, मुझे पता है, लेकिन हम लोग मान लो क्या दिक्कत, 10 रुपए वाला, ठीक है, 10 वाला, ठीक है। अब आपको पता है कितनी चीज जरूरत पड़ेगी, जैसे पहला बाइक की जरूरत पड़ेगी जाने के लिए, नहीं पड़ेगी, किससे जाएगा, अब तो गाड़ी ट्रेन से जाएंगे, सुन ले पहले, बाइक से जाए, हाँ बाइक से तो पड़ेगी। दूसरा, हाँ चलो कट जाएगा, चलो ठीक है, हाँ पहले बाइक की सुन लो, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी रुपए की। दूसरा बाइक के साथ उसमें तेल होना चाहिए, 3 मान लेते हैं, चलो जरूरत पड़ेगी। अब आप लोग बताओ, मैं ये कह दूं आपसे कि दे सुन लो 10 वाला बिस्किट है, मैं आपको 1000 रुपए दे दूं और बाइक दे दूं आपको 100, एक ना दूं 100 दे दूं, और सुनो सुन तो ले, और मैं तेल ना दूं बिल्कुल भी, क्या बताओ आप जा पाओगे? ये समझे मैं क्या करने जा रहा हूँ, आप नहीं जा पाओगे। अब मैं तेल थोड़ा दिया, मैंने दिया 2 लीटर, 2 लीटर बहुत हो जाएगा वैसे तो, वहां लौट आएगी वहां से, लेकिन मान लो आप लोग मैंने दिया आधा लीटर, अब वो नवाबगंज तक पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब मैंने 50% क्या कर लिया, रास्ता कवर कर लिया, और 50% रास्ता कवर किसने तय किया, जो सबसे वैल्यू कम थी, किसकी, तेल की। आपके पास 100 बाइक खड़ी थी, उसका कोई मतलब नहीं बनता, आपके पास 1000 रुपए थे, बल्कि हमें खर्च कितने करने, 10 रुपए, लेकिन लिमिटिंग कौन रहा बताओ, तेल। डिसाइड किसने किया, कितना आप पहुंचे, तेल ने, समझे बात को। यहाँ पे सिंपल सा यही तो बात है लॉ ऑफ लिमिटिंग की। जैसे कोई प्लांट है, ये बेटा क्या है, ये प्लांट है कोई, ये कोई प्लांट है, और ये प्लांट में मैं क्या कर रहा हूं, मैं वाटर दे रहा हूं, और मैं CO2 दे रहा हूं, लाइट दे रहा हूं, और सनलाइट दे रहा हूं, ठीक है, सब कुछ दे रहा हूं मैं इस प्लांट को। अब मैं एक परसेंटेज में बता रहा हूं आपको, ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस होना चाहिए 100%। अब मैं मान के चलता हूं कि मैंने वाटर दिया बेटा 100%, जितना पानी चाहिए था प्लांट को मैंने दे दिया, सही है, जितना चाहिए उतना दे दिया। CO2 मान लो मैंने दिया 60%, यानी प्लांट को चाहिए 100%, लेकिन मैंने कितना दिया, 60%। लाइट मैंने दिया 70%, और सनलाइट जो जरूरत थी प्लांट को वो दे दिया 90%, या 100 का मतलब मैं 140%। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ यहाँ प्लांट कितना फोटोसिंथेसिस करेगा, रेट क्या रहेगा, तो आप कितना बताओगे, 60%, क्योंकि लिमिटिंग यहाँ पे क्या है, CO2, यानी कि अब डिसाइड कौन कर रहा है यहाँ कितना फोटोसिंथेसिस होगा, CO2। अब अगर मैं CO2 चलो 100% दे रहा हूँ, इसकी जगह पे कितना दे रहा हूँ, अब बताओ कितना, कौन डिसाइड करेगा, लाइट, क्योंकि लाइट क्या है, लिमिटिंग है, समझ गए क्या है। अब मैं चलो इसको भी 100% कर दे रहा हूँ, अब बताओ कितना करेगा फोटोसिंथेसिस प्लांट,
100% करेगा। अब जो समझो, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग कहो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, वाटर की कमी है तो मैं CO2 ज्यादा दे रहा हूँ प्लांट को, जिससे वाटर की कमी पूरी कैसे हो जाएगी भाई? वाटर तो लिमिटिंग रहेगा ना, और वाटर कम रहेगा तो रेट ऑफ डिक्रीज क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिटिंग का मतलब सिंपल सा था कि साइंटिस्ट ने बताया कि जो फैक्टर सबसे लिमिटिंग होता है, सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, वही करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिसाइड। समझ गए? कौन? जो सबसे मिनिमम होता है, मिनिमम मतलब कम होता है। यानी कि यहाँ पे जैसे सपोज मानो यहाँ पे अगर मैं 100 ना करता तो यहाँ पे अब ये कौन कर रहा है? रेट फोटोसिंथेसिस डिसाइड कर रहा है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? CO2, क्योंकि ये कैसा है? लिमिटिंग। लिमिटेड मतलब मिनिमम है, सबसे कम है। समझ के बात को? हाँ, अब जैसे सपोज मानो कि आपको भाई मैंने बाइक एग्जाम समझाया था आपको कि अगर मैं तेल आपको ना दूं, पेट्रोल बाइक में डाल के ना दूं, बाइक में आपको 1000 ना दे दूं, रुपए आपको 10 ना दे दूं, लेकिन आप वहां पे नहीं जा पाओगे। या सपोज मानो मैंने पेट्रोल भी दे दिया, बाइक दे दिया, मैंने रुपए नहीं दिए, क्या मिल जाएगा आपको? जो चीज आप लेके जा रहे हो नहीं मिलेगा ना। तो सबसे जो कम रहता है वो करता है डिसाइड क्या? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ गए आपको? लॉ ऑफ लिमिटिंग का मतलब क्या होता है या मिनिमम का मतलब क्या होता है? देखो क्या कुछ थोड़ा पढ़ लेते हैं किताब में। किस्त में ले आओ, मैं बता रहा हूँ। चलो देखते हैं। पता जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं समझ गया। ये देख रहे हैं कि फालतू जो हम क्या वो निकालें कि ये बता दें कि हेलमेट ले जाना है। बिना हेलमेट चले जाओगे? ये जगह तो रोड से ले जाएंगे? नहीं सर, हेलमेट तो जरूरी है। नहीं, रोड से नहीं जा सकते हो तो तुम बाइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना पेट्रोल जरूरत पड़ेगी, खाली रोड की पड़ेगी। जाएगी उसमें तो डीजल पड़ेगा। जब टिकट हम लेंगे तभी तो डीजल पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो टिकट मत लेना तब भी चले जाओ, हेलीकॉप्टर चले जाना जल्दी जल्दी। बेटा यहाँ देखो, कह रहा है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी। कह रहा है बेटा द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट। किस पे डिपेंड करता है? कौन ज्यादा करते हैं? क्रॉप प्लांट, फसल वाले। कह रहा है फोटोसिंथेसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर। अब कह रहा है बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों टाइप के फैक्टर डिपेंड करेंगे, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। जैसे कह रहा था प्लांट फैक्टर इंक्लूड द नंबर, आप लोग बताओ, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। आप लोग बताओ का लीफ का नंबर डिपेंड नहीं करेगा? अगर नंबर ज्यादा लीफ का तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस, कम तो कम। दूसरा कह रहा है साइज, लीफ का साइज कितना है? अगर ज्यादा साइज होगा ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, कम साइज होगा तो कम करेगा। एज क्या है या ओरिएंटेशन मतलब होता है वो लीफ कैसे लगी है प्लांट में, भाई किस टाइप से प्लांट में लगी हुई है। अगर अच्छे तरीके से लगी, सनलाइट प्रॉपर पहुंच रही है तो वो कैसा ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। अगले कह रहा है मेसोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट का भी डिपेंड करता है। और इंटरनल अगर हम बात करें तो CO2 कंसंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये सब भी डिपेंड करते हैं कि फोटोसिंथेसिस कितना होगा। सेकंड अगर हम बात करें तो प्लांट और इंटरनल फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जेनेटिक का रोल भी होता है भाई। अब जैसे एक बात मानो, आप लोग ह्यूमंस में देख लो, प्लांट में को, अगर किसी का जेनेटिक, जैसे आपने देखा होगा पेरेंट्स अगर नॉर्मल, मैंने जेनेटिक्स में समझाया बहुत अच्छे से, अगर किसी के पेरेंट्स क्या है लंबे नहीं है तो अब तुम बच्चे को कितना भी क्या पिलाते हैं लंबे होने के लिए? हॉर्लिक्स पिलाते हैं। अब तुम उसे कितना ही हॉर्लिक्स पिला दो, 1 लीटर की जगह 5 लीटर पिला दो, किलो में आता है ना, हाँ 1 किलो की जगह 5 किलो पिला दो, लेकिन उसका जेनेटिक ही जब मेकअप ऐसा है, जीन्स से ऐसे मिले पापा मम्मी से, तो बच्चा भी गंदा ही रहेगा। अब तुम ऐसा तो नहीं कर सकते कि उसको 7 फीट का बना दो, कैसे बना दोगे? क्योंकि उसका जेनेटिक मेकअप ऐसा है। हाँ ऐसे बना सकते हैं कि अगर वो एक का केस में होता है ऐसा। सुनो, अगर किसी के पेरेंट्स मान लिया दोनों लंबे, बच्चे 2 घंटा हो गया, तो हो सकता है कि थोड़ा घंटा हो, उसको थोड़ा बहुत लंबा करने के लिए आप लोग ये कर सकते हो, वरना आपको पता है कैसे कर सकते हो। तो कुछ जेनेटिक भी होता है, ऐसा प्लांट के साथ भी होता है कि कोई प्लांट अगर ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, पेरेंटल प्लांट, और उसका सीड, जैसे आपने देखा होगा हम लोग सीड लगाते हैं हाइब्रिड, और एक हम लोग पहले की बहुत सीड होते हैं धान लगाते हैं, तो हम लोग कहते नहीं कि खेत बीज, वो दुकान वाला कहता है कि ये ले जाओ 5 क्विंटल बीघा कटेगा, 6 क्विंटल बीघा, और एक फादर लगा दिया पुराना वाला, वो कितना कट रहा है? 2 क्विंटल बीघा, उसमें चूहा खा के आते हैं तो क्या होता है? घर वाले क्या कहते हैं? गई थी और किसान को सबसे ज्यादा होती है। आगे देखो बेटा,
यहाँ तक पढ़ लेते हैं, तो छोड़ दें आपको, ठीक है, यहाँ तक पढ़ने वाली यहाँ तक। क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर वुड इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट हो गया। अच्छा, आप लोग सनलाइट और टेम्परेचर डिफरेंस समझते हो? बताओ, सनलाइट और टेम्परेचर। सनलाइट का मतलब है कि सनलाइट जो आ रही है वो हो गई, और सनलाइट में कितना टेम्परेचर, मतलब कितना उसकी इंटेंसिटी है, वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। जैसे सुबह में भी सनलाइट आती है, दोपहर में भी आती है, शाम को भी आती है, लेकिन टेम्परेचर तीन टाइम क्या रहता है, डिफरेंट। भाई सुबह में थोड़ा कम होगा, दोपहर में कुछ ज्यादा होगा, और शाम को कुछ और ज्यादा होगा, वो सॉरी कम होगा। अगले कह रहा है CO2 कंसंट्रेशन इन वाटर, ये भी डिपेंड करते हैं। एक बोलो मत, एज अ प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑल दीस फैक्टर विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट इट्स रेट। आपको तो साथ-साथ करते हैं, hence those several factor interact and simultaneously affect photosynthesis or CO2 fixation. Usually one factor is the major cause or is the one that limit the rate. मैंने कहा था, hence at any point the rate will be determined by the factor available at suboptimal level. मतलब एक ऐसा फैक्टर होगा जो मिनिमम होगा और वही डिसाइड करेगा पूरी तरीके से कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना होना है। समझ गए? चलो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कौन सा, रेस्पिरेशन। तो आपको ध्यान रखना है बेटा और चीजें कि कल स्टार्ट होगा, तो आपको कल बेसिक समझाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे।